हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। जो भी आपकी गेट बी 2023 की एग्जाम हुई थी तो उसके मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गेट बी मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन, और हम यहाँ पे केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहाँ पे आंसर्स क्या क्या होने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मैंने लेक्चर गेट बी एग्जाम से पहले मैंने बहुत बार आपको बता दिया था भाई एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का कितना यूज है। हर एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आया हुआ है, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी से शॉर्ट्स मतलब स्क्रीनशॉट्स लेके भी आपको अटैच किया हुआ है कि एनसीईआरटी टॉपिक से ही ये क्वेश्चंस बनाए गए हुए हैं, ध्यान रखना। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय डू नॉट हैव कॉपर एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल। अब यहाँ पे नॉर्मल आपको जनरल नॉलेज लगाना था। जनरल नॉलेज से आप इतना तो बता सकते थे कि ब्रास एंड कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज में तो आपका कॉपर होता है। अब बच्चा आपका जर्मन सिल्वर एंड सोल्डर, उसमें आपको आंसर करना था। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये मैंने एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ये आपको देखना पड़ेगा कि एलॉय दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है। देखो मैं आपको हाईलाइट कर लेती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए एनसीईआरटी का कितना यूज है। मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ के जाना। तो यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रास इज कॉपर एंड जिंक का। अब ये नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गुड कंडक्टर नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लीड एंड टिन। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि सोल्डर में आपका कॉपर नहीं है। कॉपर नहीं है इसका मतलब ऑप्शन 4 आ जाएगा। और इसमें मैं ये भी अटैच कर लेती हूँ कि बाकी वाले कौन कौन से हैं। आप देख सकते हो जर्मन सिल्वर है, उसमें कॉपर रहेगा, जिंक रहेगा एंड निकेल रहेगा। ये आपका यूटेंसिल्स मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। ब्रास जो है उसमें आपको ऑलरेडी पता है कि कॉपर एंड जिंक रहेगा, जो मेकिंग पाइप्स हो, ट्यूब्स हो, लॉक्स हो, उसमें यूज किया जाता है। गन मेटल एक करके है जिसमें कॉपर, टीन, जिंक, लेड सब कुछ आता है, जो आपका गन्स बनाने में, बैरल बनाने में, बियरिंग बनाने में यूज होता है। सोल्डर है जिसमें आपका कॉपर नहीं है, दैट इज लेड एंड टीन आपका है, जो सोल्डरिंग के लिए यूज किया जाता है। और ब्रॉन्ज है उसमें कॉपर एंड टीन है, जो आपके कॉइन्स या बेल बनाने में इसको यूज किया जाता है। ब्रॉन्ज है पीतल। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका आंसर होने वाला था सोल्डर। दिस इज सिंपल, 50-50 आपका था कि हाँ ब्रास और ब्रॉन्ज तो होगा ही नहीं आंसर। अब बचा जर्मन सिल्वर एंड सोल्डर, तो उसमें आपको पढ़ के जाना था कि भाई सोल्डर आपका क्या होता है, लीड एंड टिन में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सारे एनसीईआरटी के, मैं बता रही हूँ सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, अब पहले अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पहला टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 11th। पहला टॉपिक ही दिया हुआ है जहां पे ये आपको मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर आप देखोगे तो उसका यूनिट होता है कैंडेला। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 इज अ सही ऑप्शन। अब मान लो पता भी नहीं है आपको, फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अरे सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि भाई जूल आपका एनर्जी का होता है, वैट आपका पावर का होता है, मोल आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है, तो बचेगा क्या, कैंडेला बचेगा। इतना लॉजिक आपको सिंपल लगाना था और ऑप्शन डी करके आ जाना था। तो कैंडेला इसका सही आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली फिजिक्स से बिलोंग करता है, तो फिजिक्स वाले सर भी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड ऑप्टिकल फाइबर ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो फिजिक्स वाला कंसेप्ट आपका है ऑप्टिकल फाइबर का, जिसमें आंसर आता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका आंसर आपका आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। इसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ईस्टर ऑफ फैटी एसिड इज एस्टरिफिकेशन, पायरोफॉस्फोराइलेसिस, सैपोनिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको ये समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन अगर आप देखते हो क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, बट ये वाला एसिड और बेस आप फैटी एसिड नहीं यूज करते। और यहाँ पे ध्यान रहे ईस्टर दिया है, मतलब ये तो आएगा ही नहीं, न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही नहीं।
अब स्टरिफिकेशन में क्या होता है, ईस्टर फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है, स्टरिफिकेशन ईस्टर फॉर्म हो रहा है, तो ईस्टर फॉर्म होगा तो ये तो पहले ही ईस्टर मान के चल रहा है तो इसको भी काट दो। नॉर्मल लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। पायरोफॉस्फोरस, अब देखो यहाँ पे कहाँ पे फॉस्फोरस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको भी काट दो, बचेगा क्या, ऑप्शन सी सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन इज नथिंग बट सोप मेकिंग रिएक्शन, सोप मेकिंग। अब ये भी एनसीईआरटी का है, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, परफेक्ट आपको दिया हुआ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लास्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12th। Esters of fatty acid treated with the sodium hydroxide, it gives sodium stearate and glycerol। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है soaps containing sodium salts heating with the aqueous solution of NaOH, this reaction is called as saponification। और मान लो ये पता भी नहीं था आपको, फिर भी लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते थे कि भाई हाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, स्टेरिफिकेशन नहीं होगा, फॉस्फोरस नहीं दिख रहा है, पायरोफॉस्फोरस नहीं होगा, बचेगा क्या, सैपोनिफिकेशन। और ये आप ऑलरेडी बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, जैसे जहां पे मेसेज फॉर्मेशन देखते हो, तो ये भी आप वहां पे पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप मान के नहीं बोल ही नहीं सकते मैम ने नहीं पढ़ाया, ये मैंने बढ़ा दिया है कि भाई केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन होगा ही होगा, और मैंने ये सारे फॉर्मूलाज आपसे याद करके रखे थे। यहाँ पे हाफ लाइफ पूछा है, वो भी आपका रेडियो एक्टिव का, मैंने बता दिया था रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का आपका हाफ लाइफ लगेगा, क्या होता है 0.693/T हाफ, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हाफ है तो ऐसे लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीके कांस्टेंट, सिंपल ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी आपको लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे, लॉजिक से इजीली सॉल्व कर सकते थे सबसे पहले, और ये इतना मतलब रिलेटेबल है कि आपको एक ही इसमें आपको हिंट भी दी हुई है, थोड़ा सोचो। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड दिया हुआ है, राइट, एस्टर ऑफ फैटी एसिड दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा फैटी एसिड मतलब क्या होता है, ये आपका अगर आप देखो सोडियम सॉल्ट है, वो भी आपका C17, इसका मतलब आपका लार्ज जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड, लार्ज चेन जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें ये आपका क्या हो जाएगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब क्या होता है, फैटी एसिड का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन की संख्या हो, ऐसे हो वहां पे, तो बस ये आपका क्या होना था, सोप होना था। यहां से इतना भी आपने क्लियर कर लिया, बस बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो बी में आपका 4 कहां पे है, सिर्फ यहाँ पे है, ऑप्शन सेकंड सही आ जाएगा, दैट्स इट। और अगर नॉर्मल थिंकिंग अगर आप देखोगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका ये क्या होता है, क्रायोलाइट होता है, इसका फॉर्मूला है आपका, ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। ये कहां पे पढ़ते हो, मेटालर्जी में पढ़ते हो। इस बार मेटालर्जी से 3 क्वेश्चन आए हैं, ध्यान, और मैं आपको बोली थी पढ़ के जाना, मेटालर्जी टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ के जाना, एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन। फिर देखो ये, अब ये तो आपको बताना ही नहीं चाहिए कि मैम ये क्या होगा, सेलोबायोस का फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज फ्रुक्टोज पढ़े हो ना, उसी को कॉम्बिनेशन आ जाता है इसमें, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए था। सी का आपका 1 आने वाला है और डी का आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, डी आपका 2 आ जाएगा, फर्स्ट का आपका कैल्गोन आ जाएगा, तो ये आपको देखना था। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मुझे पता नहीं है किसने क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे NaBH4 है, तो ये आपका सिलेक्टिवली कीटोन का और एल्डिहाइड का आपका रिडक्शन करता है। तो यहाँ पे एक एस्टर है और एक कीटोन है, ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं। लेकिन आई डोंट नो कि ये मेमोरी बेस्ड है, तो मे भी इसमें मेमोरी बेस्ड में मे भी किसी ने बताया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो गलती से ये छप गया होगा। लेकिन ध्यान रहे NaBH4 आपका एस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करेगा, आपका कीटोन का रिडक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मान के चल सकते हैं जिन्होंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है वही सॉल्व करेंगे। Which of the following is the component of smoke screen? स्मोक स्क्रीन अगर आप देखते हो उसका कंपोनेंट क्या है, क्या यूज किया जाता है, तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो मैंने एनसीईआरटी का अटैच किया हुआ है, कंटेनर्स containing calcium carbide and calcium phosphide are pierced and thrown into sea when the gases evolve burn and serve as a screen. It is also used as a smoke screen. It is also used as a smoke screen. अब यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ ये वाला क्वेश्चन हार्ड जाएगा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड आंसर है और कैल्शियम फॉस्फाइड था, गलती से किसी ने फॉस्फेट लगाया होगा तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे कैल्शियम
कार्बाइड एक था और फॉस्फाइड एक था, तो दीज आर डिफरेंट कंसेप्ट। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आने वाला है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो मान के चलो कि मैंने जितना पढ़ाया था वहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही इजी है। मोलैलिटी पूछा है और मैंने आपको बता दिया था, मोल कंसेप्ट के सारे फॉर्मूलाज लिख के दिए थे आपको कि मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो क्या करो आप, यहाँ पे 3 ग्राम लिखा है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, एसिटिक एसिड है मतलब 60 मोलार मास आ जाएगा, मोलार मास 60 आ जाएगा, आप करके देखो आ जाएगा, ठीक है। तो 60 मोलार मास मतलब क्या होता है, 60 ग्राम पर मोल होता है। तो 3 ग्राम डिवाइड बाय 60 ग्राम पर मोल, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये आपका ग्राम में है, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, ऊपर ही 1000 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ये फिर आपका ये गया, यहाँ पे 30/60 आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 kg पर मोल पर केजी आ जाएगा, ठीक है। यूनिट को सही से देख लेना, हो जाएगा। वो तो मोलैलिटी आपकी क्या आ रही है, मोलैलिटी आपकी आ रही है 0.5 मोल पर केजी, ऑप्शन सेकंड। ध्यान रहे मल्टीप्लाई सही से आपने किया है तभी आपको आ जाएगा, 0.05 भी आंसर दिया हुआ है, जहां पे मिस्टेक्स होने के चांसेस है। नेक्स्ट, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर इज गिवन नेम बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। कहां से आया ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी से आया ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी का पी ब्लॉक एलिमेंट देखना, वहां पे आपको पूरा दिया हुआ है कि सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन एज अ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2 इज ब्लिस्टर कॉपर। इवोल्यूशन ऑफ SO2 ब्लिस्टर कॉपर। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा है कि कौन से गैस का इवोल्यूशन यहाँ पे होता है। अब ये तो कितना इजी क्वेश्चन है और ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद Na+। तो यहाँ पे Na+ का पहले आप क्या करो, Na+ अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो अगर आप देखोगे तो ये आपका है 11, उसमें से एक गया तो ये 10 आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखोगे तो 12 है, उसमें से 2 गए तो ये 10 आ जाएगा। 13 है, उसमें से 3 गए तो ये 10 आ जाएगा। गए मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ये 9 है, उसमें एक गेन किया तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये O2- गलती लिखा हुआ है, क्योंकि O यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये 2 बार दिया हुआ है, मतलब ये 8 + 8 आपको 16 कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। ऑप्शन ए आपका सही आ जाएगा, क्योंकि बाकी में फिर आपका सारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस भी करवा लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन मतलब ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। इन एरियाज विद लो एयर पोल्यूशन, दे ऑलरेडी मेंशन कि लो एयर पोल्यूशन, यहां से ही आपको 2 ऑप्शन काट देने चाहिए थे। लो एयर पोल्यूशन इसका मतलब पोल्यूशन कम है, पोल्यूशन कम है इसका मतलब वहां पे जो आपका इवोल्यूशन ऑफ SO2 एंड NO2 गैस है वो कम है, और ये कम है इसका मतलब H2SO4 एंड HNO3 ये जो बनता है, HNO2 भी बनता है, तो ये बनने की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो बस, तो जनरली अगर आप रेन वाटर का देखोगे pH 5 to 6 होता है बिकॉज ऑफ H2CO3। कैसे, जो आपका ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर आपका कार्बोनिक एसिड बना देता है, और दिस इज कार्बोनिक एसिड मतलब इट हैज एसिडिक प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई द pH विल बी वैरी बिटवीन 5 to 6। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ये नॉर्मल लॉजिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था आपको कि यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर आपको बतानी है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये आपका NO2 है, इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या पढ़ा दिया था, एसिडिटी अगर आप देखते हो तो एसिडिटी इंक्रीजेस जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है, और एसिडिटी अगर आप डोनेटिंग में देखते हो तो एसिडिटी डिक्रीजेस अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है। कैसे, ये भी हमने देखा था भाई, निगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको खींच रहा है, मतलब निगेटिव को ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मतलब ये खींच रहा है, मतलब इसको स्टेबल बना रहा है। और दूसरे में जो निगेटिव आपका आएगा, कैसे निगेटिव आएगा, H+ को निकाल के निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन होगा, मतलब निगेटिव ऑन सब्स्टिट्यूएंट है,
तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है मतलब डेफिनेटली ये अनस्टेबल बना देगा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इसका मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। तो एसिडिटी में क्या होगा, थर्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंड का नंबर और फिर फर्स्ट का नंबर। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गेट बी का रिपीट क्वेश्चन बोल सकते हो मैं। ऐसे कैसे बोल सकते हो मैम आप? अरे सिंपल सी बात है, आपका गेट बी में लास्ट टाइम में आपको क्या पूछा था, हाइड्रोक्सिलामाइन का फॉर्मूला पूछा था, सॉरी ऑक्साइन का फॉर्मूला पूछा था। हाइड्रोक्सिलामाइन नहीं था, ऑक्साइन था, और उसी का डेरिवेटिव में आपका ये आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था भाई, ये वाला आपका हाइड्रोजन है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सॉरी यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहिए, जस्ट अ मिनट है, ये इसको ऐसे दिखाना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है आपका, इसका ये यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे, इसका मतलब ये हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसलोकेशन ऑफ एटम, डिसलोकेशन, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम मतलब आप बोलोगे टॉटोमर्स, टॉटोमर्स आपका इसका एग्जांपल आ जाएगा। रेजोनेंस तो है नहीं, आपको देख के ही समझ आ रहा है रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे टॉटोमर आ जाएगा। तो यही सारे क्वेश्चंस आपके थे जो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस सिंपल लगे होंगे, सारे क्वेश्चंस मेनली आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। बहुत सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे हुए थे, मैंने बहुत बार आपको बता दिया था कि एनसीईआरटी पढ़ के जाना, ठीक है। तो आई होप कि आपको पेपर इजी गया होगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो यही सारे आंसर्स थे केमिस्ट्री के जो गेट बी में एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।